आज मैं आपको नेपाल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि पहले मैंने आपको प्रशासनिक व्यवस्था से पूर्व नेपाल के संविधान के बारे में बताया, इसी के संदर्भ में मैं आपको आज बताना चाहूँ कि प्रशासन एक चारों तरफ के पर्यावरण में या उपलब्ध राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कानूनी स्थितियाँ इत्यादि पर्यावरण और परिवेश में काम करता है। अतः किसी भी देश के प्रशासन को समझने से पूर्व उसकी पृष्ठभूमि को समझना अत्यंत अनिवार्य होता है। इसी संदर्भ में मैं आपको नेपाल की आर्थिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक स्वरूप, राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक स्वरूप, मान्यताएं, सांस्कृतिक परंपराएं, धार्मिक विश्वास, कानूनी स्थितियाँ इत्यादि के बारे में संक्षिप्त परिचय दूंगी। जैसा कि बताया कि तुलनात्मक दृष्टि से नेपाल एक छोटा देश है और वहाँ की जो सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ भी अन्य देशों से भिन्न हैं। स्वाभाविक है कि प्रशासनिक व्यवस्था भी भिन्न होगी। उसकी भौगोलिक प्रकृति इसके प्रशासन के सम्मुख चुनौतियाँ उपस्थित करती है। देश छोटा होने से जो कल तक एकात्मक स्वरूप लिए हुए था, उसे नवीन संविधान द्वारा संघात्मक रूप प्रदान किया गया है। केंद्र को कुछ अधिक शक्तियां संपन्न बनाया गया है और आर्थिक दृष्टि से राज्यों की कमजोर स्थिति के कारण इनकी केंद्र या संघ पर निर्भरता को बढ़ावा दिया है। भारत की भांति चहुमुखी विकास की अधिक संभावनाओं को देखते हुए नेपाल में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया है, जो स्वतः ही केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। एक प्रकार से राज्य नेपाल में एक कमजोर स्थिति रखता है, अर्थात राज्य संघ पर निर्भर है। हाल ही में संघात्मक व्यवस्था अपनाए जाने के कारण दोहरी सरकार ने जन्म लिया है, जैसा कि पहले हमने संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत भी चर्चा की है। एक और संघीय सरकार है तो दूसरी तरफ राज्य सरकारें हैं। इन दोनों ही स्तर पर संविधान द्वारा शक्तियों के विभाजन से ये दोनों ही सरकारें कुछ समय तक संप्रभु कही जा सकती है। राज्य सरकारों के आपसी मतभेद या केंद्र व राज्य या राज्यों के मतभेद होने पर संघ स्तर पर न्यायपालिका मध्यस्थ का कार्य करती है। इसी प्रकार नेपाल में संघात्मक शासन तो हाल ही में अपनाया गया है, जबकि वहाँ पहले से ग्रामीण और नगरीय स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं मौजूद हैं। नगरपालिका और ग्रामीण पंचायतें प्रशासन का तीसरा स्तर आज नेपाल में स्थित है, जो सामान्य जनता के समीप रहकर उनकी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फ्रांस की भांति नेपाल भी लंबे समय तक एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरा है। इस कारण कुछ लोग तो यह कहने लगे हैं कि अस्थिरता ही नेपाल की स्थिरता है। पहले नेपाल में एक के बाद एक राजतंत्र देखा, फिर संवैधानिक राजतंत्र देखे, एक के बाद एक करते करते 6 संविधानों के पश्चात नेपाल को सितंबर 2015 में 7वां संविधान मिला। अस्थिरता की स्थिति यह रही कि विगत 16-17 वर्षों में नेपाल ने 22-23 प्रधानमंत्रियों का शासन देखा। अस्थिरता का अभी न तो अंत हुआ है और न ही आगे इसे कोई रोकने वाला है, क्योंकि नेपाल में संसदात्मक शासन को स्वीकार किया गया है, जो स्वतः अस्थिर प्रकृति के लिए रहता है। इसी प्रकार नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता का यह प्रभाव है, इसने वहाँ के लोक प्रशासन को महत्वपूर्ण बनाया है। फ्रांस की भांति नेपाल में राजनीतिक परिवर्तन होते रहे, लेकिन
प्रशासन ने वहाँ की व्यवस्था को निरंतरता प्रदान करी है। राजनीतिक शून्यता की इस रिक्तता को प्रशासन ने भरा है। नेपाल में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ प्रशासन ने शांति और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। फ्रांस की भांति नेपाल के समाज में लोक प्रशासन को अधिक शक्ति संपन्न होने के साथ अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। नेपाल में राजनीतिक दलों का लंबा इतिहास नहीं होने से प्रशासन को महत्व मिला है। वहाँ के शासकगण दल विहीन पंचायत व्यवस्था पर ही बल देते रहे और राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं देते थे। राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त हुए अधिक समय नहीं होने से दलों में नेतृत्व की परिपक्वता की कमी है और अत्यधिक अवसरवादिता के शिकार रहे हैं। नेपाल की 1/4 जनसंख्या काठमांडू या इसके आसपास निवास करती है और शेष जनसंख्या तराई या दूर दराज के क्षेत्रों में रहती है। सत्ता का भोग इस 1/4 जनसंख्या ने किया है और शेष लोगों की इसने चिंता नहीं की है। चाहे राजतंत्र रहा हो, चाहे संवैधानिक राजतंत्र या आगे चलकर गणतंत्र, सत्ता ब्राह्मण और राजपूत या क्षत्रियों के पास ही रही है। समाज के इस वर्ग और शेष जनसंख्या में आपसी संबंध केवल हैव एंड हैव नॉट्स का रहा है। प्रशासन की बागडोर भी इन्हीं 1/4 के पास ही रही है। इस प्रकार ब्रिटेन की भांति नेपाल भी विभागीय व्यवस्था विद्यमान है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जहाँ संघीय सरकार का सचिवालय भी स्थित है। सभी मंत्रालयों के कार्यालय यहाँ स्थित है। यह नीति निर्माण का प्रमुख केंद्र है। संसदीय व्यवस्था होने के कारण नेपाल में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठता का संबंध है। कार्यपालिका का दायित्व नीति के क्रियान्वयन का तो है ही साथ नीति के निर्माण में भी कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यपालिका अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः लोक प्रशासन पर निर्भर है। इस प्रकार आपको इस उसमें व्याख्यान में इसी संदर्भ में नेपाल के प्रशासन को, प्रशासनिक संरचना को, प्रशासनिक विशेषताओं का एक तरह से विस्तृत चर्चा या विस्तार से हम इस पर बात करेंगे और आपको समझाएंगे।